नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज है 8 नवंबर और आज हम बात करेंगे आज दिन भर में जो भी 5 बड़ी खबरें यानी कि जो 5 बड़ी चीज़ें सुर्खियों में बनी रही, आज उस पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर सत्ता में परिवर्तन हुआ है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब वहां के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। वहीं दूसरी खबर जिस पे हम बात करेंगे वो है बिहार का एग्जिट पोल, जिसके ऊपर हर जगह बात हो रही है कि बिहार की सत्ता अब किसके हाथों में जाएगी, क्या वो नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव। वहीं हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की। आज पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं नोटबंदी को। देश भर में 4 साल पहले नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की भी, जहां पर आज से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। वही बात करेंगे क्राइम रेट की, जो बिहार में बढ़ता ही जा रहा है, दिन दहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के एग्जिट पोल की, जिसका ज़्यादा झुकाव जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ देखा जा रहा है। राजद कार्यालय के बाहर तो मिठाई भी बांटे जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, क्या ये सच साबित होगा और तेजस्वी यादव के हाथों में कमान आ रही है? निशा, एग्जिट पोल की बात करें तो 2015 में जो एग्जिट पोल आया था बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, तो उसमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई थी और एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दी गई थी। और उसके बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटे थे एग्जिट पोल के बाद। लेकिन हुआ उसका उल्टा, महागठबंधन को बहुमत मिला। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और महागठबंधन की सरकार बनी। इस बार एग्जिट पोल ये दिखा रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब एग्जिट पोल क्या सही है या गलत, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेंगे और ईवीएम से जनता का जनादेश सामने आएगा। लेकिन अगर बात करें एग्जिट पोल और फिर तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने की, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ देखी गई, और अगर वो भीड़, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर वो भीड़ जो है वोट में तब्दील हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को बढ़त मिल रही है और महागठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर तेजस्वी यादव और राजद के जो नेता हैं, जो राजद के उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, अगर उन्होंने उस भीड़ को वोट में तब्दील करने में सफलता हासिल की होगी, तो अगर नहीं कर सके होंगे तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एनडीए को भी कम सीटें नहीं मिल रही है। जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है 80 से 120-30 के आसपास एनडीए को भी सीट मिल रहे हैं, ये एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। वहीं राजद को भी 120 से लेके 180 तक महागठबंधन को भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो फासला है काफ़ी नज़दीकी फासला है। और 3 से 8 सीट जो है वो अन्य को दिखाया जा रहा है। लोजपा और भी जो अन्य हैं उनको आ सकता है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। तो ये नज़दीकी फासला है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी कहना मुश्किल है, एनडीए की भी सरकार बन सकती है। लेकिन मायने रखता है कि अगर जो भीड़ दिख रही थी तेजस्वी की सभाओं में, वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हुई होगी तो महागठबंधन की सरकार बिल्कुल बन सकती है। निशा, तो अगर ये वोट जितने लोग भी तेजस्वी यादव की जनसभाओं में आ रहे थे, अगर वो वोट में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा अभिजीत सर का कहना है। सर, बात हम डिमोनेटाइजेशन की भी करेंगे। आज पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज़ किया और साफ तौर पे नरेंद्र मोदी को घेरते हुए दिखे और कहा कि सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने जो पूंजीपति जो कुछ लोग हैं उनकी मदद कर सके, और गरीब तबके के लोगों को परेशानी हुई है इसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे। क्या ये हित में फैसला था? जिस तरह से निशा नोटबंदी हुई थी 2016 में आज ही के दिन, उस समय हमने देखा था कि कई लोगों की जानें गई थी नोटबंदी के बाद, जो लाइन में खड़े होकर के रुपए निकालने के लिए या रुपए जमा करने के लिए जो लाइन में खड़े थे, उनकी जानें गई थी लाइन में ही। हालांकि इसको लेके काफ़ी बवाल भी हुआ था, विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्या कहते हैं, पक्ष और विपक्ष का हमला चलता रहा, बयानबाजी होते रहे। लेकिन एक अहम मुद्दा हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जो आज उठाया है, उन्होंने कहा है कि आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से कैसे आगे बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर कहते हैं कि कोरोना काल है। तो राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल तो पूरे विश्व भर के लिए, कोरोना पूरे विश्व पर है, हावी है, और ऐसे में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आगे कैसे बढ़ रही है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नोटबंदी का जो फैसला आज से 4 साल पहले लिया गया था वो गलत फैसला था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने अपने
कुछ जो मित्र हैं, व्यवसायी पूंजीपति मित्र हैं, उनको सहायता देने के लिए ये नोटबंदी की थी, ताकि उन्होंने ये भी डिफाइन किया है राहुल गांधी ने कि किस तरह से लोगों के पैसे बैंक में जमा कराए गए, जो 1000 और 500 के नोट थे उसको बैंक में जमा कराए गए, और फिर उन्हीं पैसों को वो जो बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने जो पूंजीपति उनके बिजनेसमैन मित्र हैं उनको उनके बीच बांटा गया उन्हीं पैसों को, और गरीब जनता पैसों के लिए लाइन में खड़ी रही और उनकी मौतें हुई। तो ये एक अहम मुद्दा है। नोटबंदी का बहुत काफ़ी गहरा साइड इफ़ेक्ट जो है भारत की जनता को झेलना पड़ा है, और अब तक कुछ लोग झेल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ये मुद्दा उठाया है ये काफ़ी अहम मुद्दा है, और नोटबंदी एक मेरे समझ से एक गलत डिसीजन तो नहीं था। नोटबंदी ठीक है, वो होना चाहिए था, लेकिन मेन जो टॉपिक बताया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो कहा गया कि काले धन की नाश करने के लिए हम ये करें। तो क्या आपको लगता है ब्लैक मनी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक मनी तो खत्म नहीं हुआ, साथ ही ये भी कहा गया था कि ब्लैक मनी जो है वो जो विदेशों में जो पड़ा हुआ है उन्हें भी वापस लाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, नोटबंदी सही था। आप ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए अगर आप नोटबंदी कर रहे हैं तो वो सही फैसला है, लेकिन इसके लिए आपको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, ताकि लोग जो है उस हिसाब से व्यवस्थित होते। और इस तरह से जो लाइनें लगी थी, लोगों की मौत हुई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अचानक से जो प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पर और घोषणा करते हैं कि आज रात 12 बजे से ये नोटबंदी, तो ये फैसला गलत था। हालांकि इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन जनता को पता नहीं चला था। कई बार पुराने नोटों को बदले गए थे, और वो बड़े ही आसानी से, आसान तरीकों से जो पुराने नोट थे उसे बैंक के माध्यम से आराम से लोगों से वापस ले लिए गए, और फिर नए नोटों का चलन बाजार में शुरू किया गया। तो लेकिन ये जो सवाल उठाया है राहुल गांधी ने, ये जायज़ सवाल है, और मैं कहीं ना कहीं इसके पक्षधर हूँ। और लेकिन जो नोटबंदी होना चाहिए था जिस हिसाब से, वो तरीका गलत था। लेकिन नोटबंदी का डिसीजन सही भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि ब्लैक मनी को हटाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये कितना कारगर साबित हुआ, ये भारत की जनता जो है वो कितने पक्ष में है प्रधानमंत्री की। हमेशा लोगों के द्वारा आप सुनते हैं कि नोटबंदी कितना कारगर हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने साइड इफेक्ट झेला है नोटबंदी का। बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की। जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि वो भी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भर सके दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे शहरों की। तो उनका इंतज़ार आज खत्म हो गया। पहली फ़्लाइट उड़ी तो दूसरी फ़्लाइट भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। तो क्या लगता है सर, इंतज़ार खत्म हो गया, और कितनी बड़ी खुशखबरी है ये मिथिलांचल के लिए? ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, और ये बहुत प्रतीक्षित था। काफ़ी सालों से लोग इंतज़ार में थे, क्योंकि करीब आज से 55 से 60 साल पहले दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा जो है सो ये एयरपोर्ट बनाया गया था दरभंगा का। और उनके विमानों का एक बेड़ा था, उनके पास में 4 विमानों का बेड़ा था, और दरभंगा से बांग्लादेश और भूटान के लिए उड़ान भरी जाती थी। व्यावसायिक जो मालवाहक वाहन थे वो उड़ान भरते थे, लेकिन यात्री सेवा के लिए ये जो शुरू करने की बात चल रही थी दरभंगा एयरपोर्ट को, वो काफ़ी सालों से चल रही थी। कई बार इसको लेकर के तारीख भी मुकर्रर की गई, लेकिन एक के बाद एक तारीख जो है वो फेल होती गई। हालांकि एक बार और प्रयास किया गया था कि दरभंगा से उड़ान शुरू किया जाए, और उस समय क्या हुआ था कि जब उड़ान भरने के लिए फ़्लाइट रनवे पर जब टेक ऑफ करने ही वाली थी, उसी समय विमान का पहिया जो है वो स्लिप कर गया था, फिसल गया था, और उड़ान रद्द कर दी गई थी। लेकिन फिर से कई बार तारीख मुकर्रर की गई दरभंगा एयरपोर्ट से शुरुआत करने की यात्री विमान की, जो कि आज जाकर सफल हुआ, आज देखने को मिला। हालांकि अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट पे जो काम होना चाहिए था, एयरपोर्ट की जो स्थिति, अभी भी 100% काम नहीं हुआ है। 70 से 80% ही काम हुआ है, और काफ़ी काम बाकी है। फिलहाल यहाँ पे एक ही कंपनी स्पाइस जेट ने सुविधा दी है यात्री विमान की, और ये दरभंगा से नई दिल्ली, दरभंगा से बेंगलोर और दरभंगा से मुंबई के लिए शुरू की गई है। दूसरी कंपनियां भी अभी आएगी, जब तक एयरपोर्ट का काम पूरी तरह से तैयार नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो जाता है,
तब तक और लोगों को इंतजार करना होगा। हालांकि खुशी की बात है कि कम से कम ये 3 बड़े शहरों के लिए दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो गई। अब जो दरभंगा से लोग पटना आते थे और पटना से फिर दिल्ली के लिए या मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ते थे, अब उन्हें पटना आने की ज़रूरत नहीं है। दरभंगा से ही दरभंगा के लोग, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा के लोग भी, अब सीतामढ़ी के लोग भी दरभंगा एयरपोर्ट से ही जो है सो दूसरे शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए विमान की सेवा ले सकते हैं। निशा जी, तो ये मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको मिला है अच्छा सुविधा, उनको पटना आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दरभंगा से भी फ़्लाइट ले सकते हैं बड़े शहरों के लिए। आखिरी जो हमारा मुद्दा है वो है बिहार में क्राइम का। चुनाव के वक्त ये और भी तेज़ हो गया। आज ही बिहटा में एक मुखिया, उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे वो, और कल भी राजद के एक नेता के भाई की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री हमेशा से ये कहते आए हैं कि जंगल राज में क्राइम रेट होता था, लेकिन अभी जो क्राइम रेट देखा जा रहा है उसका भी जो कैलकुलेशन हुआ है, उसकी भी जो परसेंटेज है वो भी कुछ खास कम नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा बिहार में क्राइम हो रहा है और चुनाव के वक्त ये और बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पे बात करेंगे, और साथ ही इस पे भी बात करेंगे कि क्यों ऐसी कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, कि जो इतनी आसानी से पुलिस को ठेंगा दिखा करके गोली मार के निकल जाते हैं। क्या इतना आसान है बिहार में क्राइम कर देना? सर, आसान नहीं है, इसके लिए कानून का प्रावधान है और जो आरोपी पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, उन्हें सज़ा भी मिलती है। लेकिन हम बात करें क्राइम रेट की, तो निशा, जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक जो बिहार में मर्डर हुए हैं वो 2132। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार पुलिस का डेटा बता रहा है कि अगस्त महीने तक, सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक जो हत्याएं हुई हैं बिहार में वो 2132 लोगों की हत्याएं हुई है। और अगस्त के बाद का डेटा फिलहाल बिहार पुलिस ने अपडेट नहीं किया है। लेकिन क्राइम रेट घटा नहीं है। भले ही नीतीश कुमार जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जंगल राज, चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा, तो अभी भी कोई सुशासन नहीं दिख रहा है। हत्याएं पहले ही की तरह हैं। 2132 हत्याएं, यानी 2132 हत्याएं सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीनों में हुई है। यानी कि अगर हम बिहार में निकाले तो 250 के आसपास, करीब 250, बिल्कुल। और अभी चुनाव के वक्त भी, अभी कल चुनाव था और कल आपने देखा कि जिस तरह से राजद के नेता के भाई की हत्या हो गई धमदाहा में, पूर्णिया में, आज एक मुखिया की हत्या हो गई बिहटा में। तो क्राइम रुका नहीं है और क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इसको अपडेट नहीं किया गया है अभी। तो यूँ कहें कि क्राइम रेट घटा नहीं है, क्राइम अपने जगह पे ही है। हाँ, थोड़ी सी 19-20 कह सकते हैं इसको, लेकिन जिस तरह से ये हत्या के मामले जो है ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं और ये चिंता का विषय है बिहार सरकार के लिए भी और बिहार की पुलिस प्रशासन के लिए भी। जी, तो ये आज की 5 सुर्खियाँ थी जिनके ऊपर हमने बातचीत की, चाहे वो बिहार का एग्ज़िट पोल हो, दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, या फिर बिहार में बढ़ते क्राइम रेट की बात हो। तो ये 5 बड़े मुद्दे आज के 8 नवंबर के, हम इस तरह से हर दिन आपको 5 बड़े जो सुर्खियाँ रहेंगी उनसे रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।